आप सभी का यूलर में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th जैक बोर्ड के लिए जो मॉडल पत्र जारी किया गया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, आज की क्लास में हम लोग उसे हल करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल इसमें 35 प्रश्न हैं। मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, हमारे लिए निर्देश हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। आपको जैसा पता है कुल कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो 35 प्रश्न आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 4 विकल्प होंगे हमारे पास, और अगर कोई प्रश्न के उत्तर आपने गलत दिए भी तो इसके किसी भी प्रकार के अंक नहीं काटे जाएंगे। समय ध्यान रखेंगे, समय हमारे पास 1 घंटा 30 मिनट यानी कि कुल 90 मिनट है। पूर्णांक 35 है, और जैसा आप देख रहे हैं हम लोग हल कर रहे हैं सेट 1 को। आइए तो हम लोग इसे हल करना शुरू करते हैं। तो हम लोग प्रश्नों की ओर जाते हैं। तो प्रश्नों की ओर जाया जाए तो पहला प्रश्न हमें दिखता है। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं दोनों ही भाषाओं में, अंग्रेजी वाले साइड और हिंदी वाले साइड को मिलाकर हल करूं, ताकि जिस भी माध्यम से आप हैं दोनों ही स्थिति में आपको सुविधा हो। प्रश्न में है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होती है? तो सामान्य सा सूत्र है, आपको पता है मोलों की संख्या, या जिसे आप नंबर ऑफ मोल्स कहेंगे, बराबर होता है द्रव्यमान मास बाई मोलर द्रव्यमान या मोलर मास। तो जिसका भी आपको मोलों की संख्या निकालना है, जो हमें प्रश्न में द्रव्यमान दिया हुआ हो, इसे हम लोग इसके मोलर द्रव्यमान से भाग देते हैं। तो हमें दिया हुआ है कार्बन का द्रव्यमान 6 ग्राम है, यानी ऊपर 6 लिख लेंगे। और आपको पता है कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है। मोलर द्रव्यमान आता कैसे है? मोलर द्रव्यमान निकाला जाता है पदार्थ का परमाणु भार को, अगर परमाणु है तो परमाणु भार को बस ग्राम मोल इनवर्स पे अगर व्यक्त कर दिया जाए तो ये मोलर द्रव्यमान बन जाता है। तो कार्बन का 12, 6 से 12 कैंसिल कर दिया जाए 1/2, या इसे बदल दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5 मोल। और इसलिए हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो पहला प्रश्न हमने हल किया और हमने जाना कि 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या 0.5 मोल होती है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट IE1 यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? हिंदी में अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी किसका होने वाला है? तो आपको जैसा अगर पता है, आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो आप जानते हैं धातुओं के लिए आयनन एंथैल्पी का मान न्यूनतम होता है। कारण धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन अलग करने की, और एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी कहते हैं। तो ये तो धातु हो गया सोडियम, ये तो हमारे ऑप्शन में होगा नहीं। अब बचे ये 3, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा? हमने पढ़ा है कि बाएं से दाएं, अगर कभी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाया जाए या परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो किसी आवर्त में, तो हमारे लिए आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो इस हिसाब से आपको पता है आवर्त सारणी में, द्वितीय आवर्त सारणी में इन तीनों में से पहले कार्बन मिलता है, फिर नाइट्रोजन मिलता है, फिर ऑक्सीजन मिलता है। इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन या शर्त यह है कि नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जरा डिटेल से ही अगर लिख लेते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का क्रमांक 6, इसका 7 और इसका 8। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2p2, यानी कि अगर हम लोग इसको ऑर्बिटल लेवल पे दिखाएं तो p में 2 है,
6 से 7 हो रहा है, यानी कि इसमें P में 3 मिलेंगे, और इस पे 8 हो जा रहा है, यानी कि इस पे आपको कितने मिलने वाले हैं, 4 मिलने वाले हैं P में। 2P, ये भी 2P है और ये भी 2P है। नियमतः अगर कोई एक्सेप्शन अपवाद नहीं है तो हमें पता है कि किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने से आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इस हिसाब से ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक नया शर्त ये भी काम करता है कि कोई भी परमाणु अगर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित कर रहा है तो फिर इसके लिए आयनन एंथैल्पी का मान अपने आस पड़ोस वाले तत्वों से अधिक होगा। इसके कारण यहाँ से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि इन चारों में से सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी का मान किसके लिए है, तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के लिए है। और अगर फिर से मैं दोहराना चाहूं, आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा आपको खर्च करनी पड़ेगी, इसे ही आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और धातुओं की तो प्रवृत्ति आपको भी पता है, ये झट से धनायन बनते हैं। कारण है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो बाह्यतम कोश में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये झट से अलग करेगा ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए, ऑक्टेट आ जाए। हाँ, तो हमने इतना डिस्कस किया, यहाँ से निष्कर्ष ये है कि सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी का मान किसके लिए होता है, तो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन के लिए होता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वे द मोस्ट, सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है। 1 ग्राम परमाणु, अब ये 1 ग्राम परमाणु का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है उतना मात्रा ग्राम में जो इसके परमाणु भार के समान हो। तो आपको पता है 1 ग्राम परमाणु अगर लेंगे नाइट्रोजन का तो 14 ग्राम मिलेगा। 1 मोल अगर जल लिया जाए, 1 मोल जल लिया जाए तो इसे हम लोग जोड़कर निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 करके 2 बार और ऑक्सीजन का 16, यानी कि कुल कितना हो जाएगा 18 ग्राम। 1 मोल सोडियम अगर लें तो ये हो जाएगा 23 ग्राम। यहां पे हमें एक मॉलिक्यूल कहा गया है या एक अणु कहा गया है। ध्यान से, एक अणु तो काफी छोटा होता है ना, 1 मोल जब हम लोग कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे कितने हम लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं, 6.022 गुना 10 का घात 23, यानी कि इतने नंबर्स को हम लोग जब एक जगह जमा कर रहे हैं, चाहे वो एटम है या मॉलिक्यूल है, तब जाकर ये 1 मोल बनता है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि इसका द्रव्यमान तो काफी कम होगा। तब भी अगर बताने जाए तो H2SO4 का द्रव्यमान अगर हम लोग पर मोलिकुलर मास, जिसे आप अणुभार कहते हैं, अणुभार निकालें तो हम लोग जोड़कर निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन 1 गुना 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, इसे ऐड करने से 98 आता है। लेकिन ये आपका क्या है, तो ये 98U है ना, 98U कहने का मतलब है कि इसका एक अणु का द्रव्यमान 98 यूनिफाइड मास कहते हैं या एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है, इतना होता है। 1 मोल अगर लेते हैं, इतने मॉलिक्यूल को मिलाते हैं, तब जाकर ये आपका 98 ग्राम बनता है। तो 98 ग्राम नहीं है इसका अगर एक मॉलिक्यूल का द्रव्यमान कहेंगे तो 98/6.022 गुना 10 का घात 23 है, यानी कि ये मान तो सबसे कम है। तो हमें ऊपर वाले 3 में ही देखकर बताना है कि किसका सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखकर बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो आपका किसका है, तो सबसे ज्यादा सोडियम वाले का है। तो हमारे लिए आंसर है कि सोडियम का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा। और अगर प्रश्न में होता है सबसे कम किसका होगा, तो अभी में हमने बताया कि एक मॉलिक्यूल काफी कम मात्रा है। 1 मोल कहने से तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर संख्या आ जाती है, तो 1 मॉलिक्यूल कम है, तो इसमें सबसे कम द्रव्यमान इसका होने वाला है। चौथे नंबर पे हैं हम लोग। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव कार्बन 38.7%, हाइड्रोजन 9.67%। अगर आप ध्यान दें, ऑक्सीजन का हमें क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है 3 अगर इसके कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो तीसरे वाले को इन दोनों को ऐड कर 100 में से सेपरेट कर निकाला जा सकता है। तो हम लोग
ऑक्सीजन का क्वांटिटी निकाल ही लेते हैं। ऑक्सीजन का क्वांटिटी निकालने के लिए पहले इन दोनों को जोड़ लें। 38.71 9.67 876 13 89784 इन दोनों को मिलाकर 48.38 है। तो ऑक्सीजन कितना होगा? 100 में से घटाकर निकल जाएगा। ये हो गया आपका 51.62। तो चलिए, हमने ऑक्सीजन का भी मात्रा निकाले रखा है, 51.62% है। आपको इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र बताना है। मूलानुपाती सूत्र निकालते कैसे हैं? मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए 51.62 हम लोग सबसे पहले सारे एलिमेंट को लिखते हैं, फिर इसके बाद इसके परसेंटेज को लिखते हैं। कार्बन है, एक मिनट, फिर से ऊपर से लेना होगा ना, हम लोग लिख लेते हैं नीचे पे, ये शिफ्ट करने पे हो सकता है इरेज हो जाए। 38.71 9.67 ऑक्सीजन का भी हमने सॉल्व करके लाया था 51.62। हाँ, क्या क्या लिखा जाता है? एलिमेंट, परसेंटेज, इसका एटॉमिक मास, हिंदी भी लिख सकते हैं, तत्व, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, कार्बन का अगर परमाणु भार लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 12, इसका हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 16। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। देखिए, ये मास परसेंटेज है यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत है, और आप जानते हैं मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग देते हैं। ट्वेल्व 3 जा 36, ये रह गया आपका 27, 12 2 जा 27, आ गया कितना? 31, फिर 2 9.67, 16 3 जा 48, ये रह गया 36, 16 2 टाइम्स 32, 42 2 टाइम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोलों की आपेक्षिक संख्या के बाद निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। और ये फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों में से जो सबसे छोटा होता है इससे सभी को डिवाइड किया जाता है। 3.22 डिवाइडेड बाई 3.22 1, 9.67 3.22 लगभग 3 बार में है, कारण 66 होता है, 67 है। 3.22 डिवाइडेड बाई 3.22, इसलिए आप लिख सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा या मूलानुपाती सूत्र जिसे कहेंगे, कार्बन 1 बार, हाइड्रोजन 3 बार और ऑक्सीजन भी 1 बार, यानी CH3O, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो ये तरीका है मूलानुपाती सूत्र निकालने का, जिससे हमने आसानी से मूलानुपाती सूत्र निकाल लिया। ऑक्सीजन की मात्रा अगर नहीं दी गई है तो प्रतिशत में आपको पता है कुल 100 होते हैं। जिन दो की मात्रा दी गई है इन्हें जोड़िए और 100 में से घटा के तीसरे वाले की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारे लिए प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के समान होगी। अभी तुरंत में हमने मोलों की संख्या निकाला था। 6 ग्राम यानी कि कितना होता है? 6 ग्राम, यानी कि इसे जब हमने
इसके मोलर द्रव्यमान 12 से भाग दिया था तो हमें मिला था 1/2 मोल। कितना मोल मिला था? 1/2 मोल। तो हमें पता करना होगा कि दूसरे ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किसमें 1/2 मोल यानी कि 0.5 मोल है, जिसमें परमाणुओं की संख्या भी, या अणु है तो अणुओं की संख्या इसके समान मिलेगी। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के समान होगा? तो यहां से इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। सभी ध्यान देंगे 6 ग्राम। अच्छा पहले इसे आप जोड़कर निकाल लीजिए तो इसका अणुभार कितना है या मोलर द्रव्यमान कितना है? 12 दूना 24, 6 30 है ना। एक मोल में ध्यान रखिएगा 2 कार्बन मिलते हैं। एक मोल में कितने मिलते हैं? एक मोल में 2 कार्बन मिलते हैं। तो 6 ग्राम को अगर मोलों की संख्या में बदला जाए तो 6/30 यानी कि 1/5 आ रहा है। तो 1/5 C2H6 के मोलों की संख्या होगी। तो एक मोल में 2 कार्बन, तो 1/5 में कितना? 2/5 कार्बन। क्या समान आया? नहीं। मीथेन का सूत्र CH4, मीथेन का सूत्र हो गया CH4। इसका अगर मोलर द्रव्यमान निकाला जाए तो 12 4 16 और 16 और इसका मोलर द्रव्यमान 16, द्रव्यमान दिया हुआ है 8। 8 को 16 से भाग दिया जाए तो 1/2। और आप अणु देखकर बता सकते हैं एक मॉलिक्यूल या अणु में एक ही कार्बन है तो 1/2 मोल में भी कितना मिलेगा? 1/2 मोल। तो ये आपका सही आंसर है। कारण है कि यहाँ पे कार्बन के मोलों की संख्या 1/2 मोल थी, यहाँ पे भी मीथेन में कितना आ रहा है? 1/2 मोल आ रहा है। तब भी अगर आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं। प्रोपेन का सूत्र C3H8, 12 गुना 3 36 और 8 44, और इसको भाग देंगे 21 से, 21 को भाग देंगे 44 से, ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है। तो ये फ्रैक्शन और एक में 3 है। तब भी आपको भी पता है कैलकुलेट करने जाएंगे तो 1/2 तो नहीं ही आएगा। CO, CO का अगर वैल्यू निकाला जाए मोलर द्रव्यमान, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ये आ गया 28। अगर डिवाइड करते हैं तो आपको दिख रहा है 1 मोल आ रहा है ना। तो एक अणु में 1, तो 1 मोल में भी कितना मिलेगा? 1। तो हमें तो कितने चाहिए थे? हमें चाहिए थे 1/2 मोल कार्बन। यानी कि इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है, जो हमने मार्क किया हुआ है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न में है, छठे प्रश्न में आपको बताना है व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम जल में अगर हमने 18.25, ये मिसप्रिंट होगा, 18.25 ग्राम HCl गैस को मिलाया हुआ है, तो बताना है कि इस विलयन की मोललता क्या होगी। तो सबसे पहले तो मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इसे भाग दिया जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट से, और मास जो होना चाहिए वो किलोग्राम में। हिंदी में अगर लिखा जाए मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय यहाँ HCl है, मोलों की संख्या, और इसे भाग देना है विलायक के द्रव्यमान से। विलायक जल है, विलायक का द्रव्यमान सो भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो पहला काम किया जाए HCl के मोलों की संख्या निकाली जाए। तो हमने अभी में मोलों की संख्या पे चर्चा किया। मोलों की संख्या निकालने के लिए जो हमें द्रव्यमान दिया हुआ है इसे हम लोग मोलर द्रव्यमान से भाग देते हैं। HCl का मोलर द्रव्यमान जोड़ा जा सकता है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, यानी ये आ गया 36.5, एकदम दुगना है, यानी कि ये आ गया 1/2। क्लियर? तो हमने रख दिया ऊपर में 1/2 और नीचे रख लिया द्रव्यमान। लेकिन ये द्रव्यमान तो ग्राम में है, इसे हमें किलोग्राम में लेना है। किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग, ये भी 1/2 हो गया। तो 1/2 1/2 कैंसल, यानी कि रिजल्ट कितना आ गया?
1। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ये मेरे लिए सही है। हमें मोलरता हमने बनाया। एक देखिए आपको प्रश्न मिलेगा जहाँ पे हमें मोलरता भी निकालनी है। ये दो शब्द अच्छे से आप जरूर से पढ़े रहें, मोलरता और मोलरता। आइए अगले प्रश्न में हम लोग मोलरता पर आते हैं। What will be the molarity of a solution that contains 5.85 gram of NaCl per 500 ml? NaCl के 500 ml जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिससे 5.85 ग्राम NaCl को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर बनाया गया है। मोलरता या मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसे डिवाइड किया जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और ये किस में होना चाहिए? तो ये लीटर में होना चाहिए। हिंदी में अगर लिखें तो मोलों की संख्या विलय के, और इसे भाग देना है विलियन के आयतन से, और ये होना चाहिए लीटर में। आप फॉर्मूला देखकर ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं कि एक में नीचे हमने क्या लिखा था, पिछले वाले में विलायक का द्रव्यमान लिखा था, अभी में हम लोग विलयन का आयतन निकाल रहे हैं। दोनों में ही कॉमन है, विलय के मोलों की संख्या निकालनी है। आइए विलय के मोलों की संख्या निकाली जाए। विलय का द्रव्यमान मिल गया 5.85। द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग दिया जाए तो मोलर द्रव्यमान सोडियम, इसको जोड़ना होगा ना, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, ये हो गया 5.85 और इसे जोड़ दिए तो 58.5। आपको दिख रहा है 1/10 आ जाएगा, तो मोलों की संख्या आ गया 1/10 और वॉल्यूम या आयतन 500 ml। लेकिन हाँ, मिलीलीटर पे नहीं लेना है, इसे हमें लीटर पे लेना है। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। वन बाई 5 या डेसिमल पे लिखें तो 0.2। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.2 इसका रिजल्ट होगा। आइए अगले प्रश्न पे। ये सब बड़ा सहज प्रश्न है। आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। इसमें प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। आप जानते हैं ये जेड को रिप्रेजेंट करता है। जेड यानी परमाणु क्रमांक, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। नंबर ऑफ प्रोटॉन 89, ऊपर वाला ए जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ये हो गया 231। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो मिल गया। आपको दिख रहा है ये उदासीन है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम 89। और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है ए माइनस जेड। तो 231 में अगर 89 घटा दिया जाए तो कितना आने वाला है? 131 और 11 142। तो ये आ गया 89, पहले प्रोटॉन 89, फिर न्यूट्रॉन 142, 89 142 और फिर इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन नंबर बी। इस पे आते हैं। The similar physical and chemical properties of element in the same group is due to the region। जैसे आपको पता है किसी भी ग्रुप में, ग्रुप यानी वर्ग, किसी भी वर्ग में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि आप जैसे अगर पहले वाले वर्ग के तत्वों को लिखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे जो भी है, हाइड्रोजन का क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है। लिथियम का 3 होता है, 2 1 है। सोडियम का 11 होता है, इसका 2 8 1 है। पोटेशियम का 19 होता है, 2 8 8 1 है। और एक वर्ग में सभी का गुण समान है। आप इसे उदाहरण के तौर पर देखकर बता सकते हैं इनमें समानता क्या है जिसके कारण गुणों की संख्या समान है। कारण है इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी क्या होती है? समान होती है, इसके कारण इनके गुण भी समान होते हैं।
हेलोजन्स आर प्रेजेंट इन, हेलोजन उपस्थित है, हेलोजन उपस्थित है वर्ग 17 में। और आपको पता होगा वर्ग 17 आता है पी में, पी समूह में या पी ब्लॉक में आता है वर्ग 13 से लेकर 18 तक, ग्रुप 13 to 18। तो 17 भी इसी में इंक्लूड हो गया, इसलिए ये आपका आता है किस पे, पी ब्लॉक पे। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ml से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या क्या दर्शाता है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या आपका दर्शाता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको पता है जैसे s के लिए जनरल बेसिक 1 0 आता है, p वाले के लिए -1 0 +1 आता है, तो वो बताता है कि कैसे करके वो ओरिएंटेड है। एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। इसको ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये आपका किसको दर्शाता है, ये अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आपको बताना है कौन सा सेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक सेट को प्रदर्शित कर रहा है स्पीसीज को। सम इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें समान होगी, आप एक बार देखकर बता सकते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आने वाली है। पोटेशियम का क्रमांक होता है 19, ये दिखा, के प्लस लिखा हुआ है यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने छोड़ दिया यानी कि अब इसमें बचे 18। कैल्शियम का होता है 20, 2 इसने छोड़ दिया, इस पे भी 18। स्कैंडियम का 21, इसने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रखे तो 18। और क्लोरीन का कहीं लिखा हुआ होगा, क्लोरीन का 17, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है Cl नेगेटिव, यानी इसमें 18, यानी कि आप कह सकते हैं ए नंबर करेक्ट है। आप बाद बाकी चेक कर लें, किसी में भी आपको चारों ही जो स्पीसीज लिखे हैं इनके चारों में समान नहीं मिलेंगे। यहाँ देखिए सोडियम का 11 से 1 चला गया तो 10, जबकि यहाँ पे आपने लिखा है 18, ये तो समान है नहीं। पोटेशियम में 19 से 1 गया 18, 17 में 1 आया 18, मैग्नीशियम 12 से 2 गया 10, नहीं है समान। सोडियम में 11 से 1 गया 10, मैग्नीशियम में 12 से 2 गए 10, अल्युमिनियम में 13 से 3 गए 10, लेकिन क्लोरीन में 17 से 1 आया 18, बराबर है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, समान कक्षा के इलेक्ट्रॉनों में विभेद किया जा सकता है। समान इलेक्ट्रॉनों में किसकी सहायता से विभेद किया जा सकता है, तो आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में या कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और इनमें अंतर इनके स्पिन का होता है, कैसे ये घूम रहा है, और इनमें अंतर किया जा सकता है स्पिन क्वांटम नंबर या कौन सा नंबर पर, ये देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे किया हुआ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ऊपर लिखा हुआ है, स्पिन क्वांटम को, प्रचक्रण क्वांटम संख्या को नीचे लिखा हुआ है। तो हिंदी साइड से अगर पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण क्वांटम संख्या, और इंग्लिश साइड से अगर पढ़ेंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर इसका आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। A body of mass 10 mg milligram is moving with a velocity of 100 meter per second. The wavelength of de Broglie wave associated with it would be, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, वस्तु से जुड़े तरंगधैर्य का मान क्या होगा। हम लोग पढ़ते हैं डी ब्रोगली का समीकरण जो है तरंगधैर्य लैम्डा बराबर होता है h/mv। तो h/mv में h प्लांक स्थिरांक मान दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है मिलीग्राम में, लेकिन हम लोग मिलीग्राम में उपयोग कर नहीं सकते हैं, कारण सभी को SI मात्रक में लेंगे तभी जाकर हम लोग SI मात्रक में मीटर में लिख पाएंगे। तो इसे अगर SI मात्रक में बदला जाए, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है, कारण है कि द्रव्यमान का SI मात्रक या मास का SI यूनिट क्या है, तो किलोग्राम है। तो मिली से ग्राम में बदलने के लिए आपको पता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी कि ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6। वेलोसिटी 100। ये 3 जीरो यानी 10⁻³ और ये 10⁻⁻6। मल्टीप्लाई करने से पावर जुड़ता है 10⁻³ -3 और कम कर दें तो 34 में 3 चला गया, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला बस आप याद रख रहे हैं, लैम्डा इक्वल होता है h/mv, इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। निम्नलिखित में से कौन या इनमें से कौन किसी परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित करता है। परमाणु संख्या को कौन बताता है, तो आपको पता है परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 17 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन N2+। N2+ में कितने अयुग्मित या अयुगल बिना जोड़ा हुए इलेक्ट्रॉन है। तो पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। 7 का 1s2 2s2 2p3। अगर हम लोग इसे ऑर्बिटल में दिखाएं तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 3। अब N2+ है, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो अब में इनमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो आपको भी पता है कि अब p में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। आगे वाला जैसा है वही है, यहाँ भी वही है। तो अब इसमें जब एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो आप देखकर बता सकते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन तो जोड़ा है ना, दे आर पेड, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है और ये रहा, यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 1। A vessel of 120 milliliter capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. चलिए, the gas is transferred to another vessel of volume 180 milliliter at 35 degrees Celsius. What would be its pressure? 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.2 बार दाब पर 120 ml धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। अगर आपको ध्यान आए तो आपको दिख रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। यदि तापमान नहीं बदला ना, 35 का 35 ही रह गया, हम लोग इसे कौन से फ्लास्क में बदल रहे हैं जिसका आयतन 180 है, इसमें अगर स्थानांतरित करते हैं तो गैस का दाब क्या होगा। तो रिलेशन किसके किसके का, वॉल्यूम, ये मेरा V1 हो गया, ये मेरा प्रेशर P1 हो गया, बाद में वॉल्यूम बदल के V2 ये रहा, आपको P2 फाइंड आउट करना है। तो P1 V1, और जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो इन्हीं के रिलेशन को बॉयल्स ने बताया है। बॉयल का फॉर्मूला है P1 V1 इक्वल P2 V2, यानी आप लिख सकते हैं P2 इक्वल P1 V1 बाई V2। P1 1.2 120 180, 6 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 ये 3 0.4 0.8, तो ये हो गया आपका 0.8। देखिए जो आपने ऊपर लॉ अप्लाई किया वही वाला लॉ यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है। द लॉ विच स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इज नोन एज। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है, तो ये बॉयल का नियम है, ये बॉयल का नियम है। An ideal gas is one which obeys the gas law under। आइडियल गैस या आदर्श गैस कौन सा है, जो सभी तापमानों और सांद्रताओं पे, यानी कि सारे कंडीशंस पे अगर आइडियल गैस इक्वेशन को मानेगा तब कहिएगा कि ये मेरा क्या है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस, गैस लॉ को सारे कंडीशन पे कंसीडर करना चाहिए, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। सभी स्थितियों में अगर मान रहा है तो फिर वो आदर्श गैस या आइडियल गैस है। अगर किसी भी स्थिति पे नहीं मान रहा है तो आप जानते हैं उन्हें वास्तविक गैस कहा जाता है, अनादर्श गैस कहा जाता है,
ऐसी बातें या ऐसे शब्द उपयोग किए जाते हैं उसके लिए। द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, किसी गैस मिश्रण में कुल दाब बराबर होता है। ये तो बात हो गया डाल्टन का। डाल्टन ने कहा है किसी भी गैस मिश्रण का कुल दाब जो होता है वो उनके आंशिक दाबों के योग के समान होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 4.4 ग्राम of a gas at STP occupies a volume of 2.24 liter. The gas can be, आपको बताया हुआ है 4.4 ग्राम कोई भी गैस STP पे 2.24 लीटर आयतन अगर आपका घेरती है, तो बताइए ये कौन सा गैस है। अब कौन सा गैस है ये पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप इसका क्या कीजिए, मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान निकाल लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा गैस है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पेन ही सिलेक्टेड है यहाँ। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमें निकालना है वॉल्यूम एट एसटीपी इक्वल होता है मास ऑफ गैस बाय मोलर मास इंटू 22.4। एसटीपी पर आयतन बराबर द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान गुना इतना। तो अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है, अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है, ये इधर आया, ये बट्टा में नीचे आ जाएगा। तो मास बाई वॉल्यूम एट एसटीपी इंटू 22.4। मास है 4.4, वॉल्यूम एसटीपी का 2.24, ये 22.4। डेसिमल्स अगर मैनेज कर लें 100 आ गया, ये 100 आ गया, ये आ गया 44। अब 44 के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा गैस है। CO2 का आप मोलर मास निकालिए ऐड करके, कार्बन का 12 और 16 इंटू 2, ठीक 44 आ रहा है। ऑक्सीजन का तो 32 हो रहा है, 16 इंटू 2, इसका 16, कार्बन का 12 और 4 16, इसका 12 प्लस 16 कितना हो गया 28। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है ये। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंध या बहुबंध कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होने वाला प्रभाव कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमरी प्रभाव। इलेक्ट्रोमरी प्रभाव या ई प्रभाव कहते हैं। आप जानते हैं अगर आक्रमणकारी अभिकर्मक की ओर शिफ्ट करेगा तो प्लस ई, और उससे दूर अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो फिर माइनस ई कहा जाता है। द रिएक्शन इज, ये आपको क्लियर दिख रहा है, वो ज्यादा जूम के कारण अगर आपको थोड़ा हेजी सा दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 होल 3 CBr H2O से रिएक्ट करा रहे हैं CH3 होल 3 COH। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। इंग्लिश में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल या एडिशन, विलोपन, प्रतिस्थापन। फ्री रेडिकल को मुक्त मूलक कहा जाता है, प्रतिस्थापन या संयोजन। तो आपको बताना है कि ये कौन से प्रकार का अभिक्रिया है। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि Br हट रहा है और उसके जगह में क्या आ रहा है, OH आ रहा है, यानी कि ये मेरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कोई एक हट रहा है और उसके जगह में कोई नया आ रहा है, तो इसे ही हम लोग कैसी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या फिर क्या कहा जाता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग इसका नाम लिखेंगे। आपको पता है नाम जब लिखने जाए तो सबसे लंबा चेन अगर लेने जाए तो सबसे लंबा चेन ये वाला होगा, कारण हमें डबल बॉन्ड वाले को लेना ही और सबसे लंबा भी लेना है। दूसरा बारी आता है नंबरिंग करने का। नंबरिंग उस ओर से कीजिए जिधर से आपका क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। यानी कि हम लोग 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए नाम हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है इन, और 3 पे इथाइल है। ये हो गया नाम।
आजकल ये मेथड नहीं यूज किया जाता है कि आगे में नंबर, ये पहले चलता था कि आगे में नंबर लिख लिया जाए। तो जेन्युइन नंबर नाम तो यही होना चाहिए 3 इथाइल हेक्स 2 इन, या 2 को अगर आगे लिख दें तो 3 इथाइल 2 हेक्सिन, 3 इथाइल 2 हेक्सिन, यानी कि ये आपका ए नंबर इसका आंसर है। आइए हम लोग नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिल, और वहां नहीं है लिखा हुआ है, कौन सा इलेक्ट्रोफिल है, किसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। तो किसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो AlCl3 को इलेक्ट्रॉन पसंद है। इसलिए AlCl3 को इलेक्ट्रॉन पसंद है कारण है इसमें अल्युमिनियम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाद बाकी सभी में आपको दिखेगा कि एक न एक लॉन पेयर है, यानी कि आपका क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसको वो दान कर सकता है। AlCl3 में ऐसा है नहीं, इसके कारण ये चाहता है कि और इलेक्ट्रॉन इसे मिले, इसके कारण ये आपका इलेक्ट्रोफिल या इलेक्ट्रॉन रागी सा काम करता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s1 3d10। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हम लोग इसे एक्सेप्शन में पढ़ते हैं, अपवाद में पढ़ते हैं, कि जब कभी भी कॉपर में आपको पता है यूजुअली डी में 9 आता है, कारण इसका एटॉमिक नंबर 29 है। तो इसमें कितना आता है, तो डी में 9 आता है, एस में 2 रहता है, लेकिन हम लोग इसी पे एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि डी में 4 या 9 रहने पे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एक्स्ट्रा एस वाले से ले लेता है, जिससे कि अपना फुलफिल कर ले ऑर्बिटल्स, और एस में 1 रह जाता है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एकदम याद रखेंगे सभी कि ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, कार्ब धनायन के स्थायित्व का सही क्रम क्या है। आप याद करते हैं कार्ब धनायन के स्थायित्व का सही क्रम है, सबसे ज्यादा स्थायी तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर आपका आता है प्राथमिक। तो आप यहां से देख लें कौन सा सबसे ज्यादा स्थायी होगा, जो तृतीयक होगा, तृतीयक यानी ये वाला सबसे ज्यादा स्थायी, फिर ये द्वितीयक वाला, फिर इससे कम, ये भी प्राथमिक है, तो इसमें तो एक ग्रुप ज्यादा आ गया, और ये यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस ऑर्डर को याद रखना है, कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम पहले तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक होता है, और कार्ब ऋणायन या कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन हो गया, कार्ब एनायन का कहेंगे या कार्ब ऋणायन का कहेंगे, तो फिर ये उसी के उल्टे क्रम में होता है। द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है, अभी वाला आधुनिक वाले का। यहाँ देखिए मॉडर्न का जिक्र है, तो अभी का आधार क्या है, तो आप जानते हैं अभी में उन्हें व्यवस्थित किया गया है एटॉमिक नंबर के आधार पर, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया, जिससे गुण रिपीट करते हैं, और इसी आधार पर क्या किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया है। ऑर्गेनिक से क्वेश्चन, CH3OCH3 यानी कि डाइमिथाइल ईथर एंड CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल आर, ये कैसे समावेशी हैं, ये आइसोमर है। तो आपको पता है दोनों में अगर जोड़ा जाए तो हमको मिल रहा है C2H6O, है ना, यहाँ पे भी C2H6O, लेकिन दोनों में अंतर किस बात का है, दोनों में अंतर फंक्शनल ग्रुप का है, दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग है, इसके कारण ये कैसे समावेशी है, क्रियात्मक समूह या फंक्शनल आइसोमर्स। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स आर ग्रुप 1 मेटल्स ना, पहले ग्रुप वाले सब जो हैं, तो ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन NS1, ग्रुप 2 का N कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जनरल वाला, दूसरे वाले का NS2 NP1 किसका होता है, तो वर्ग 13 का होता है, और ये तो NS0 है। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर टू गिव, देखिए एक तो बेसिक सा कंसेप्ट है, ये लोअर क्लासेस से आपने पढ़ा है, मेटल जब कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी कि धातु जब कभी भी ऑक्साइड बनाता है, तो धातु ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बेसिक ऑक्साइड्स या क्षारीय ऑक्साइड। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2। अगर इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो एक चीज़ आप याद करे रहिए, पोटेशियम हमेशा +1 का स्टेट दिखाता है, बहुत रेयर है कि कहीं पे -1 दिखा दे। तो हमेशा ये कितने का स्टेट दिखाता है, तो ये हमेशा +1 का स्टेट दिखाता है। तो ये हो गया, चाहे कोई भी कंपाउंड रहे, K2O भी रहेगा तब भी उसमें इसका स्टेट क्या होने वाला है, +1 का ही होने वाला है। तो KO2 में भी ये कितने का दिखाता है, +1 का। विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय द सोडियम। सोडियम लो में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है, तो इसका कलर जो होता है ये आपका क्या होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है। गोल्डन येलो रंग से ये आपका क्या होता है, जलता है। आप इसके लो को देखिएगा तो ये गोल्डन येलो दिखेगा। चलिए, और हमें दिखा फाइनल क्वेश्चन, सॉल्वेज प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। सॉल्वेज प्रक्रिया से बनाया किया जाता है, तो ये बनाने का तरीका है सोडियम कार्बोनेट को, या सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, सॉल्वेज प्रक्रिया कहा जाता है। आज के क्लास में हम लोगों ने मॉडल सेट 1 क्लास 11th केमिस्ट्री को सॉल्व किया और ये आपको अच्छे से समझ में आया। अगले वीडियोज में हम लोग जरूर से केमिस्ट्री के मॉडल सेट 2 को हल करेंगे। आप इस बीच में जितने भी ये सारे प्रश्न हैं जरूर से अपने नोट कॉपी वगैरह में नोट करें और इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें। थैंक यू।